ऐसे ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑन द शो पे नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे, अब नहीं बंद होगा म्यूचुअल फंड खाता। आखिर में क्या कुछ हुआ है, सेबी की तरफ से क्या नए नियम है, बताएंगे आपको डिटेल में। भारतीय ऑटो बाजार पर चीन का बड़ा दांव। जी हां, चीन की बड़ी कंपनी भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है। क्या कुछ बदलेगा, करेंगे डिटेल में चर्चा। अब तो मान जाओ सट्टोबाजो। जी हां, सट्टेबाज जिस तरीके से एक्टिव है, उन पर किस तरीके का एक्शन हो सकता है, डिटेल में बातचीत करेंगे। और आखिर में विदेशी निवेशक इतना क्यों डरे हुए हैं, आखिर में घरेलू निवेशक खरीद रहे हैं लेकिन विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली क्यों कर रहे हैं, डिटेल में होगी बातचीत। कैसे चल पाएगी फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इस पर भी हम करेंगे डिटेल में बातचीत। और किन कंपनियों में लगते हैं म्यूचुअल फंड के पैसे, ये भी हम बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक। इधर बीच म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को सेबी ने अब बड़ी राहत दी है। सेबी ने आधार पैन केवाईसी नियमों को आसान बना दिया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी रजिस्टर स्टेटस हासिल करने के लिए पैन को आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। अक्टूबर 2023 में सेबी ने केवाईसी प्रक्रिया के लिए सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपना पैन आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। पैन आधार लिंक ना होने पर डीमैट अकाउंट को फ्रीज करने की भी बात कही गई थी। सर, इस मामले में सेबी को पीछे क्यों हटना पड़ा सर? ये अभी आज की सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर है उन सारे लोगों के लिए जो इस बात से परेशान थे कि उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट और उसके एसआईपीज बंद हो गए हैं या नॉन केवाईसी स्टेटस के कारण रोक दिए गए हैं। और इसको लेकर बीते 2-3 महीने से खासी अफरा तफरी मची थी। हमने विस्तार से इस पर बात भी की थी और देखिए, घूमकर वापस चीज़ें वहीं आ गईं। भारत का नियामक ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि केवाईसी की व्यवस्था चलेगी कैसे। हुआ ये कि अक्टूबर 2023 को सेबी ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा गया है कि पैन और आधार की लिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाए 31 मार्च 2024 तक, और अगर ऐसा नहीं होगा तो केवाईसी प्रोसेस को निलंबित कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यानी एसआईपी जाना, लंपसम जाना उन्हें खातों में बंद हो जाएगा। केवाईसी के लिए कुछ और जो साधन थे उनके इस्तेमाल को लेकर अलग से नियम जारी किए गए। इसके बाद पूरे देश में कई सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों के अकाउंट्स रुक गए, बंद हो गए, उनकी एसआईपीज जाना बंद हो गई, लमसम अमाउंट जाना बंद हो गया। हमने इस पर विस्तार से मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी और इस पर खासी अफरा तफरी मची, क्योंकि भारत के अधिकांश म्यूचुअल फंड उद्योग ने कहा कि सेबी और पूरा जो केवाईसी का महकमा है वो यही तय नहीं कर पा रहा है कि केवाईसी कराया कैसे जाए। और अब क्या हुआ है कि अब वापस वो पूरा ऑर्डर फिर वापस ले लिया गया है। उसकी वापसी के बाद सेबी ने 14 मई को जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा है कि केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस कंटिन्यू कर दिया जाएगा, पैन आधार की लिंकिंग की शर्त को हटा दिया गया है और यह व्यवस्था कमोबेश तत्कालीन पिछली व्यवस्था जो 31 मार्च से पहले थी तब तक चलती रही थी। तो राहत तो है उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स में पिछले 2 महीने से 31 मार्च के बाद एसआईपी नहीं जा पा रही थी, लमसम नहीं जा पा रही थी, पर समस्या का समाधान तो वहीं का वहीं रहा। और भारत के केवाईसी का मेस अब इतना बड़ा हो गया है कि जैसे ही इसमें चीजें हाथ से निकलती हैं, रेगुलेटर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं और वापस पुरानी व्यवस्था पर आ जाते हैं। रोका इसलिए गया था क्योंकि सेबी को यह लग रहा था कि जो केवाईसी की पुरानी व्यवस्था थी, जिसमें कुछ और भी दस्तावेज लगाए गए थे, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी चीजें थी, उन्हें सेबी वैध नहीं मान रहा था और ये मान रहा था कि निर्धारित डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर ही नो योर कस्टमर की पहचान होनी चाहिए और उसी को केवाईसी रजिस्टर्ड माना जाना चाहिए। सर, क्या लेकिन फिर ये म्यूचुअल फंड वालों को तो राहत मिली, पर जो डीमैट अकाउंट के लिए नियम है वो वैसे ही रहेंगे? हाँ, अभी सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के मामले में कहा है, लेकिन अब यह व्यवस्था म्यूचुअल फंड के बारे में लागू की गई तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डीमैट वालों पर भी इसी तरीके की व्यवस्था लागू है, क्योंकि केवाईसी को लेकर 2 तरीके के नियम तो नहीं होंगे। इस बीच यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक और बैंकों की तरफ से ऐसा प्रयास किया जा सकता है जिसके जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ लेने वालों को डीबीटी के पैसे के लेन देन यूपीआई के जरिए करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था एनपीसीआई अब सहकारी बैंकों को भी यूपीआई के साथ जोड़ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। फिलहाल देश में करीब 30 करोड़ यूपीआई यूजर्स मौजूद हैं।
सर यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के नए कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? दो तरीके की कोशिश, एक तो सुविधा की बात है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा दिया जा रहा है उसे यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया जा सके, स्कैन करके लिया जा सके, बैंकों से वो पैसा लाया जा सके। एक तो ये सुविधा है उन लोगों के लिए जिन्हें डीबीटी के पैसे मिलते हैं, और खासतौर से डीबीटी का पैसा उन लोगों को मिलता है जो समाज के निचले कमजोर तबके के लोग हैं, जिनके पास आय कम है, और उनके लिए ये छोटी सी राशि महत्वपूर्ण है। पर दूसरी चीज़ ये भी कोशिश दिखती है कि सरकार पर बराबर इस बात का दबाव है, एनपीसीआई पर भी इस बात का दबाव है, आरबीआई को भी ये तय करना मुश्किल पड़ रहा है कि यूपीआई की जो कॉस्ट है वो कैसे रिकवर की जाए। बैंक इसको लेकर खासे परेशानी में है, यूपीआई की लागत खासी ज़्यादा है। तो अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी इसमें लाने की कोशिश की जा रही है आने वाले समय में, जिनमें ट्रांजैक्शन करने वाला ही कम से कम थोड़ी लागत उठाए। तो अगर डीबीटी का ट्रांजैक्शन होगा तो शायद उसकी लागत के तौर पर कुछ पैसा बैंकों को यूपीआई सर्विस की फीस के तौर पर मिलने की संभावना है। हालांकि ऐसा बात स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है, लेकिन जो बैंकों के भीतर चर्चा चल रही है वो यूपीआई को किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत रेवेन्यू लाने वाली सर्विस बनाने की है। बिल्कुल। इस बीच गोल्ड लोन कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन के कारोबार के ऑडिट के आधार पर रिजर्व बैंक की तरफ से गोल्ड लोन कारोबार के नियमों में अब बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक फिलहाल गोल्ड लोन कारोबार के नियमों का आकलन कर रहा है और जिस सोने पर कर्ज दिया जाता है उसकी शुद्धता जांचने, नीलामी, लोन की वैल्यू और लिमिट के नियमों में बदलाव की संभावना है। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक की तरफ से जल्द ही सर्कुलर जारी होने का अनुमान है। सर, क्या बदलाव की सोच रहा है आरबीआई? 3-4 बड़े बदलाव आने वाले हैं, और अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि गोल्ड लोन वाली जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें बैंक किसी भी तरह से गोल्ड लेकर लोन दे देते थे, अब वो बंद हो रही। आईआईएफएल फाइनेंस का आईआईएफएल के गोल्ड लोन का कारोबार रोके जाने के बाद ये मामले निकले थे कि एक तो बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरा आने वाला गोल्ड सही क्वालिटी का नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि कैश डिस्बर्समेंट की एक सीमा तय कर दी गई, उससे आगे कैश नहीं दिया जाएगा। जो भी गोल्ड लोन कंपनी किसी एनबीएफसी से भी टाई अप कर रही है वो भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश डिस्बर्समेंट नहीं कर सकेगी, नहीं तो इनकम टैक्स के नियमों के तहत उसे लाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्ड के वैल्यूएशन की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में गोल्ड लोन का बिजनेस इतना बड़ा होने के बाद भी लोन टू वैल्यू असेसमेंट के नियम और कानूनों में खासा पेंच है, खासी गफलत है, और इसकी वजह से कई बार ऐसा पाया गया है कि बैंकों में और एनबीएफसीज ने ऐसे सोने को लिया जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जबकि उस पर लोन ज़्यादा दे दिया गया है। तो अब ये नई एक्टिविटी और नए नियम तय किए जाएंगे, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने भी रिजर्व बैंक से कहा था। तो अब आने वाले समय में गोल्ड लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट और कठिन हो सकता है। जी। इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से शेयर बाजार में एसएमई कंपनियों की लिस्टिंग के नियम सख्त किए जा सकते हैं। नए नियमों में एसएमई के आईपीओ के आकार को बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक नए नियम लागू हो सकते हैं। सेबी के पास इस तरह की शिकायतें आई थीं कि कुछ एसएमई कंपनियां पब्लिक ऑफर के जरिए जुटाए फंड का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन शिकायतों के बाद ही एसएमई कंपनियों की लिस्टिंग के नियमों में सख्ती का प्रावधान लागू हो सकता है। सर, ये किस तरह की सख्ती हो सकती है, क्योंकि इस पर तो बहुत दिन से सवाल उठ रहे हैं। और विपुल जी तो नियमित शो करते हैं, अब तो आपको बेहतर पता है कि एसएमई आईपीओस की क्या स्थिति है और कितना सेबी और बाकी रेगुलेटर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं। आंकड़े हमारे सामने हैं। मार्च 2024 तक 205 कंपनियों ने करीब 60 बिलियन 60 अरब रुपए बाजार से उठाए थे इस दौरान एसएमई कंपनियों ने। लेकिन एसएमई कंपनियों में दो तरीके की शिकायतें हैं। एक तो ये शिकायत है कि कंपनियां सही सूचनाएं नहीं देती, गलत सूचनाएं मार्केट को फीड करके अपने स्टॉक्स की कीमत बढ़ाती हैं। दूसरा, जिस फंड्स को वो ले जा रही हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही। एसएमई आईपीओज का या एसएमई बाजार में जो सक्रियता आई वो हाल के 1 वर्ष में आई, जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई और एसएमई कंपनियों को बैंकों से कर्ज लेने में दिक्कत हुई, क्योंकि वो महंगा कर्ज था और इनको इक्विटी सस्ती मिल जाती थी। पर अब इस बात की तैयारी हो रही है कि सेबी एसएमई आईपीओ लाने के और उनके लिस्टिंग के नियमों में बदलाव कर सकता है, क्योंकि कुछ तो एसएमई आईपीओ 500 और 1000 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, जैसा कि वहाँ के आईपीओ में आपको विपुल जी अक्सर बताते रहते हैं। तो अब दो तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि अभी सेबी ने इस मामले में कोई चर्चा पत्र बाकी चीज़ें जारी नहीं की, पर जो संकेत मिल रहे हैं कि एक तो एसएमई आईपीओ का आकार बढ़ाया जा सकता है, जिस आकार को बढ़ाकर करीब 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। पर यहाँ दुविधा होगी कि 50 करोड़ रुपए तक तो फिर एसएमई नहीं रहेगा। तो ये देखने की बात होगी कि एसएमई कंपनियों को 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए के आकार के आईपीओ लाने की बात होगी, और इसके अलावा उनके सब्सक्रिप्शन के नियम, उनके लिस्टिंग के नियम, उनके डिस्क्लोजर्स के नाम, उनकी सूचनाएं देने के नियम, इनमें भी आने वाले समय में बदलाव होगा। आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। तो अब तक का जो लोग भी एसएमई में जो है 4 गुना 5 गुना जो है लिस्टिंग गेन ले रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ये अब काफ़ी आवश्यक है। जिस तरीके से हम सर बता रहे थे कि अभी 1000 गुना 500 गुना सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं शक तो पैदा करते हैं।
ई कॉमर्स के जरिए होने वाली ऑनलाइन एफएमसीजी बिक्री में क्विक कॉमर्स की हिस्सेदारी एक साल में करीब दोगुनी हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में ऑनलाइन एफएमसीजी बिक्री में क्विक कॉमर्स की हिस्सेदारी 15 से 18% हुआ करती थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर के 35% पर पहुंच गई है। कोरोना महामारी के बाद से एफएमसीजी कंपनियां ग्रोसरी रिटेल स्टोर और किराना स्टोर की तुलना में ऑनलाइन बिक्री में लगातार तेज ग्रोथ हासिल कर रही हैं। सर, ये बढ़ोतरी की कॉमर्स में क्या दर्शा रही है? बेहद दिलचस्प घटनाक्रम दिख रहा है भारत की ई कॉमर्स बाजार में, जो हमको बाजार की शुरुआत में लग रहा था पिछले 2-3 साल पहले कि ये माना जा रहा था कि जो ई कॉमर्स का बाजार है, जिसमें बड़े सामान मंगाने का और बाकी चीज़ें मंगाने का बाजार तेज़ी से फैलेगा, वैसा नहीं हुआ। ऑनलाइन रेस्टोरेंट का बाजार भी उतनी तेज़ी से, ऑनलाइन फूड का बाजार भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितनी तेज़ी से बाजार बढ़ा क्विक कॉमर्स का। जबकि पूरी दुनिया में क्विक कॉमर्स का बाजार इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, भारत ने बिल्कुल उसके विपरीत परिस्थिति दिखाई। भारत में क्विक कॉमर्स की जो तीनों प्रमुख कंपनियां हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट, इनके हर महीने आने वाले नतीजे बता रहे हैं कि भारत के लोग अब इनका इस्तेमाल अपनी ज़रूरी सामान मंगाने के लिए कर रहे हैं। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती हैं। एक तो भारत की जो आबादी है वो काफ़ी घनी बसी हुई है, लोग हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं, बाज़ारों तक जाने का समय नहीं है और ये सामान कुछ ही मिनटों में उनके घर तक उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खाना भले ही लोग ना मंगाएं, लेकिन ग्रॉसरी, रॉ फूड, मिल्क, ब्रेड, वेजीज तो उन्हें मंगाना ही पड़ता है। शहरों के आसपास तो इस सुविधाओं का विस्तार हुआ ही है क्विक कॉमर्स की। छोटे छोटे कस्बों में भी अब क्विक कॉमर्स कंपनियां आ गई हैं जो तमाम सुविधाएं तत्काल कुछ मिनटों में घर पे पहुंचा रही हैं। इसका आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। भारत में क्विक कॉमर्स का जो पूरा बाजार है, जिसे ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के आधार पर माना जाता है कि कितना मर्चेंडाइज ट्रेड होता है, वो करीब करीब $2.8 बिलियन हो गया है। इसमें 77% की ग्रोथ दिखाई दे रही। इसमें अकेले ब्लिंकिट का जीएमवी, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, करीब $1.7 बिलियन है अकेले ब्लिंकिट का। ब्लिंकिट के अभी ताजे आंकड़े आए क्योंकि जोमेटो ग्रुप का वो ब्रांड है, उसका रेवेन्यू पिछले साल 2301 करोड़ रुपए रहा था और इस साल कंपनी एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव हो गई है। तो अगर आप जोमेटो की ग्रोथ देखें और ब्लिंकिट की ग्रोथ देखें तो आपको दो अलग अलग तरीके की तस्वीर दिखाई देंगी। ब्लिंकिट की ग्रोथ, ब्लिंकिट की विकास दर ज़्यादा तेज है और ये भारतीयों के खान पान के और खर्च के तरीके में बदलाव का एक बड़ा दिलचस्प सा नज़ारा दिखाती है। बिल्कुल। इस बीच अमेरिका की तरफ से चीन के कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने के बाद भारत में चीन के प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ सकती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के मुताबिक चीन अब भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डंपिंग कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के हेल्थ केयर प्रोडक्ट पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैक्स का फ़ायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा है उनका भारत में उत्पादन होता है और भारत की तरफ से उन प्रोडक्ट्स का अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सर, ये GTRI ने चीन पे भारत में डंपिंग होगी, ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? कल हमने बताया था आपको कि अमेरिका ने अभी तक के सबसे सख्त कदमों में चीन पर EV बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट पर डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जो अमेरिका और चीन के बीच एक नए किस्म के व्यापार युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव के लिए जा रहे हैं और इसके साथ दुनिया के पूरे EV मार्केट में विपुल जी खासी उथल पुथल मची है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा सप्लायर है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। टेस्ला भी वहाँ कार बनाती है, बैटरीज का सबसे बड़ा सप्लायर है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, पुर्जे, उनका भी सबसे बड़ा सप्लायर है चीन। अमेरिका के साथ यूरोप भी अब चीन से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट और बैटरी के इम्पोर्ट को लिमिटेड कर रहा है, सीमित कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि उनकी अपनी कंपनियां इस तरीके के वाहनों का और बैटरियों का उत्पादन करें। माना जा रहा है कि इसके बाद चीन अपने सामानों के लिए भारतीय बाजार का चुनाव कर सकता है और भारतीय बाजार में बैटरीज की शॉर्टेज है, अभी क्षमताएं नहीं आई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार खुल रहा है और उस बाजार में चीन बड़ी पैठ कर सकता है और डंपिंग कर सकता है। सरकार के लिए शायद आने वाले समय में इस तरीके के फैसले लेने की मजबूरी हो सकती है कि चीन से बैटरी और बाकी चीज़ों की डंपिंग पर रोक लगाए, क्योंकि चीन की कंपनियां जब अमेरिका और यूरोप के बाजार में अपनी पहुंच को सीमित होता हुआ देखेंगी तो वो अन्य उभरते हुए बाजारों की तरफ देखेंगी। और इसके साथ इस नई व्यवस्था से जो अमेरिका में आ रही है, इससे पूरी दुनिया में चीन से बने हुए सामानों के कारोबार के तौर तरीकों पर, सेल्स पर भी असर पड़ने की संभावना है। जी। इस बीच अगली खबर भी चीन से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी लीप मोटर भारत में कारोबार शुरू कर सकती है। कंपनी 2024-25 की तीसरी तिमाही में अपनी पहली कार भारतीय बाजार में पेश कर सकती है।
कंपनी ने इसके लिए स्टेलांटिस के साथ साझेदारी की है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 70 से 100% के दायरे में इंपोर्ट ड्यूटी वसूलता है। सर, लीप मोटर की कौन कौन सी कारें हैं और स्टेलांटिस के पास कौन से ब्रांड मौजूद हैं? ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है भारतीय कार बाजार के लिए। भारतीय कार बाजार में पिछले दिनों में बड़ी और नई कंपनियों के आने का दौर शुरू हुआ और ये शुरुआत हुई चीन के साथ। हमने चीन की 2 कंपनियों को, BYD पहले आई थी और उसके बाद हमने MG को देखा कि जो जिंदल ग्रुप के साथ आई। अब दुनिया की ब्रांड के हिसाब से सबसे बड़ी समूह या सबसे बड़ा समूह जिसको स्टेलांटिस कहते हैं, जो हाल में ही बना है, इस समूह के साथ चीन की लीप मोटर भारतीय बाजार में आने वाली है। उसने अपने कार्यक्रमों की घोषणा की, अपने भारत में बाजार में आने की घोषणा की। अभी शुरुआत में उसके एक ही 2 ब्रांड बाजार में आएंगे, पर पहले स्टेलांटिस के बारे में जानना जरूरी है। स्टेलांटिस दुनिया में यूरोप और अमेरिका के कई सारे ब्रांड्स का एक समूह है और ये अपनी तरीके की नई और अनोखी कंपनी है। इसके पास लग्जरी में मासेराती जैसे ब्रांड हैं, प्रीमियम कारों में अल्फा रोमियो और DS ऑटोमोबाइल्स और लैंका जैसे ब्रांड हैं, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल में जीप ब्रांड स्टेलांटिस के पास है। इसके बाद अमेरिका के ब्रांड्स में क्राइसलर, डॉज और रैम ये स्टेलांटिस के पास हैं। यूरोप के ब्रांड्स में एबार्थ, सिट्रॉन और फिएट इसके पास हैं। ओपेल है, प्यूजो है, वॉक्साल है। इतने सारे ब्रांड्स स्टेलांटिस के एक छतरी के नीचे हैं और ये एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड कांग्लोमरेट है। 14 बड़े ब्रांड जिसमें कि प्रीमियम मोबिलिटी ब्रांड मौजूद हैं। इस कंपनी के साथ लीप मोटर्स ने करार किया है और लीप मोटर्स अपने कुछ वाहन लेकर भारतीय बाजार में आने वाली है। इस बात के संकेत नहीं है कि स्टेलांटिस भारत के बाजार में सीधे निवेश करेगी या कोई कंपनी लगाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लीप मोटर भारतीय बाजार में अपनी कारें बेचने के लिए डीलरशिप खोलेगी और आयात करके इंपोर्टेड कारों की बिक्री भारतीय बाजार में करेगी। तो इस हिसाब से भारतीय बाजार में चीन की एक और कंपनी के आने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, जिसमें शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले आएंगे। चलिए, इस बीच LIC को न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम को पूरा करने के लिए और 3 साल का वक्त मिल गया है। बाजार नियामक सेबी ने LIC को पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। इस खबर के बाद LIC के शेयर में उछाल देखने को मिला। LIC में सरकार की हिस्सेदारी 96.5% है। मई 2022 में सरकार ने LIC IPO में अपनी 3.5% हिस्सेदारी OFS के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए में बेची थी। सर, ये राहत क्यों मिली है LIC को? LIC को सरकार थोड़ा और समय देना चाहती है। LIC की इक्विटी की बिक्री 10% हुई थी, लेकिन आपको याद है कि LIC के IPO को लेकर बाजार के निवेशकों का तजुर्बा बेहद अच्छा नहीं रहा। 1 साल तक IPO की स्थिति काफ़ी ख़राब रही, बाजार में अच्छे रिटर्न नहीं मिले। जो IPO की फेस वैल्यू थी, प्राइस था, उससे कम पर स्टॉक ट्रेड होता रहा और इसलिए सरकार तात्कालिक तौर पर LIC की और ज़्यादा इक्विटी डाइवेस्ट नहीं करना चाहती है बाजार में। इसलिए इसे पब्लिक शेयर होल्डिंग का नाम पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय और दिया जा रहा है और 3 साल का समय पर्याप्त है। शायद सरकार इसे भविष्य में डाइवेस्टमेंट की अपनी योजनाओं में शामिल रखना चाहती है और बाजार सुधरने के बाद, चीज़ें बेहतर होने के बाद LIC के बाजार में नई हिस्सेदारी बिकने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि LIC का कोई IPO अगले 3 साल में, FPO अगले 3 साल में आने की गुंजाइश नहीं। और इसी खबर के चलते आज हमने देखा करीब 6.25% से ज़्यादा की मजबूती जो है LIC के शेयर में देखने को मिली। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। जोखिम भरे फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और F&O सेगमेंट में आई तेजी सरकार और नियामक दोनों के लिए अब बड़ी चिंता बन गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिटेल निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि F&O सेगमेंट की बेलगाम तेजी भविष्य में परिवारों की जमा पूंजी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। सर, पहले सेबी ने बोला, अब वित्त मंत्री बोल रहे हैं, लोग लेकिन मान नहीं रहे। असर नहीं पड़ रहा किसी के कहने का? वित्त मंत्री के बयान में 2 महत्वपूर्ण संकेत छुपे हुए हैं जो समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि F&O या जो फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग है, सेबी भी कह रहा है, बाकी लोग भी सलाह दे रहे हैं, पर लोग अपनी हाथ उंगलियां जलाने से बाज नहीं आते। सेबी अपने डेटा के आधार पर हर साल ये बताता है कि 90% लोग F&O ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाते हैं। उन्हें पता नहीं, उनको इसकी तकनीक नहीं पता, उन्हें भारी नुकसान होता है, लेकिन वो इससे नहीं मानते हैं। ये बात स्थापित है, सेबी को भी पता है, वित्त मंत्री को भी पता। पर वित्त मंत्री ने ये बात क्यों कही? क्योंकि उनके बयान का में एक और महत्वपूर्ण वाक्य था, जिस वाक्य में उन्होंने कहा कि सेबी और BSE को मिलकर एक साथ
इस समस्या को या इस बीमारी को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों की, परिवारों की बचत इसमें तबाह होती जा रही है। यानी वित्त मंत्री का कहने का मतलब था ज़्यादातर लोग सट्टेबाजी की तरह, गैम्बलिंग की तरह एफएनडो का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहाँ एक दूसरी और बात महत्वपूर्ण है, सेबी और बीएसई के बीच तालमेल को लेकर। सेबी रेगुलेटर है, वो इसे रोकना चाहता है, बीएसई एक्सचेंज है, उसे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बीएसई ने तो और एग्रेसिवली चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम करें, उसको उसका कमीशन मिलता है, वो एक्सचेंज कंपनी है। और ये बात वित्त मंत्री ने सेंस करने की, समझने की कोशिश की है कि रेगुलेटर और एक्सचेंज के बीच में एफएनडो को रोकने के लेकर सहमति नहीं है, क्योंकि जितना एफएनडो पर सख्ती होगी एक्सचेंज के बिजनेस में, कारोबार में उतनी कमी आएगी। और अब प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि एनएसई भी अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी इस बात को प्रमोट कर रहा है कि लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आए। तो एक तरह से भारत के वित्त मंत्रालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है। अब देखना यह है कि बीएसई और सेबी नए तरीके की व्यवस्थाएं करते हैं, सख्ती करते हैं, क्योंकि अभी तक केवल सिफारिशें, सलाह, चेतावनी दी गई, कोई सीधा दखल नहीं किया है रेगुलेटर्स ने एफएनडो के कारोबार को सीमित करने के लिए। और यही वजह है कि हम काफ़ी तेज़ी के साथ एफएनडो कारोबार में हम देख रहे हैं वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वायदा बाजार से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच 2012 के बाद से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारों को लेकर के सबसे ज़्यादा निराश हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार के कम सीटें जीतने की अटकलों के बाद विदेशी निवेशकों की नेट शॉर्ट पोजीशन बढ़कर के 2,13,224 कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंच गई है। सर, ये एफपीआई की लगातार शॉर्ट पोजीशन क्या दिखा रही है? बेहद चौंकाने वाले आंकड़े बाजार को लेकर आ रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव और बाजार का विक्स इंडेक्स तो ऊपर बना ही हुआ है। जो ताज़ा आंकड़ा आया है वो विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में शॉर्ट पोजीशन का आंकड़ा है। और ये शॉर्ट पोजीशन का आंकड़ा, अक्सर शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि विदेशी निवेशकों ने बाजार गिरने की संभावना पर ज़्यादा पैसा लगाया है बाजार बढ़ने की संभावना को लेकर। और ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर भारत में चुनावों के दौरान ठीक ठाक खरीद दिखती है, खासतौर से जब बहुमत की सरकार हो और वो चुनाव के लिए जा रहे हैं, उसकी वापसी की संभावना दिखाई देती हो। लेकिन ये जो रेशियो है फॉरेन फंड मैनेजर्स का, ये 2012 के बाद सबसे कमजोर दिखाई दे रहा है। यानी विदेशी निवेशक ये मान रहे हैं कि बाजार पलटकर दूसरी दिशा में जा सकता है चुनाव के नतीजे अगर बाजार की उम्मीदों के माफिक नहीं आए। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखना और ज़रूरी है कि शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशकों की शॉर्ट पोजीशन है वो पिछले साल से ही बनना शुरू हो गई थी। दिसंबर से ही इसमें बढ़ोतरी आना शुरू हो गई थी। और विदेशी निवेशक स्पॉट मार्केट में भी और रेगुलर मार्केट में भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। बाजार को चलाने में, संभालने में घरेलू निवेशक आगे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों का जो पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहा है वो बाजार में जाकर बाजार को सहारा दे रहा है। पर बाजार में कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट की आशंका बनती दिख रही है, जो हमें शॉर्ट पोजीशन का आंकड़ा बता रहा है। बिल्कुल। तो इसी वजह से हमारे जो तमाम एक्सपर्ट भी आते हैं हेलो मनी 9 में, वो भी आपसे कह रहे हैं कि इस समय बाजार के अंदर सतर्क होकर चलें, बहुत अग्रेसिव बाइंग ना करें, चुनाव तक इंतज़ार करें। तो और कभी अगर शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो 1 बजे दोपहर हमारे साथ अवश्य जुड़ जाया कीजिए। इधर सरकार को फसल बीमा योजना के तहत दावों का भुगतान करना भारी पड़ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 8 साल के दौरान 32,332 करोड़ रुपए का प्रीमियम आया है, जबकि फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को 1.59 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपए के प्रीमियम के लिए उन्हें क्लेम के तौर पर करीब 500 रुपए मिले हैं। सर, प्रीमियम कम क्लेम ज़्यादा, ये योजना कैसे चलेगी? हर 100 रुपए का प्रीमियम जो किसानों से वसूला गया उसमें 500 रुपए का क्लेम दिया गया। ये मामला थोड़ा समझने जैसा है कि और आगे शायद सीएजी या बाकी कोई ऑडिट एजेंसी जब जांच करेगी तो वे पता चलेगा, क्योंकि भारत की फसल बीमा योजना में 1.59 लाख 1.60 लाख करोड़ रुपए के क्लेम्स आए हैं। ये क्लेम्स किसने लिए हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर छोटे किसानों के पास तो फसल बीमा की सुविधा ही नहीं है। और फसल बीमा कंपनियों को लेकर इससे पहले भी इस तरीके की जांच रिपोर्ट्स में सूचनाएं आती रहीं। पर यह आंकड़ा खासा चौंकाने वाला है। अगर आप इसे प्रत्यक्ष रूप से देखें, हेडलाइन के तौर पर देखें, तो आपको लगेगा कि स्कीम बेहद सफल है, क्योंकि 1.60 लाख करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए हैं लोगों को, किसानों को फसल की वापसी की गई है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स देखें इस स्कीम की तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि 100 रुपए के प्रीमियम पे 500 रुपए का क्लेम जा रहा है। और अगर
कारण के तौर पर देखा जाए तो शायद ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो जगह जगह फसल खराब हुई है, चाहे वो कुछ जगह पार्शियली सूखे के कारण, बाढ़ के कारण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण, उस वजह से इसमें क्लेम्स में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2016 में ये स्कीम जारी की गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसे 22 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इधर वैश्विक स्तर पर बीते कुछ दिनों से महंगाई दर में भले ही नरमी दिखाई दी हो, लेकिन महंगाई बढ़ने का डर खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि महंगाई घटने को लेकर के पहले वे जितने आश्वस्त थे अब उतने नहीं हैं। इधर भारत को लेकर के कई विदेशी बैंकों ने अपने आकलन में कहा है कि मई के दौरान भारत में रिटेल महंगाई फिर से बढ़ सकती है। बैंकों को अपने आकलन में ये भी कहा गया बैंकों की तरफ से कि सितंबर तक भारत में ब्याज दर घटने की संभावना कम है। सर, जेरोम पावेल के बयान का मतलब क्या निकाला जाए और भारत के लिए इसके खास तौर से क्या मायने? जेरोम पावेल ने साफ साफ ये कह दिया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद छोड़ दीजिए, बल्कि अब तो बाजार में कई सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद छोड़ दीजिए, बल्कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि अमेरिका की महंगाई का जो रुख है वो अभी अमेरिका के फेडरल रिजर्व के काबू में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके की गिरावट दिखनी चाहिए अमेरिका में 2% की महंगाई दर का लक्ष्य रखता है अमेरिका का फेडरल रिजर्व, वो अभी उपलब्ध होती नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ से पूरी दुनिया में कम से कम अगली 1 तिमाही के लिए, 2 तिमाही के लिए तो ये बढ़ ही गया है कि ब्याज दरों पर रुख में कोई बदलाव होगा। हालांकि बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, ऐसा भी संकेत फेडरल रिजर्व से आया है, जिसका असर में बाजार में पॉजिटिव तौर पर दिखाई दिया। भारत की परिस्थिति थोड़ी और ज़्यादा जटिल है। भारत में विदेशी बैंक और बाकी लोग ये मान रहे हैं कि अभी भी ब्याज दरों में कमी का दौर नहीं आया है। तो अगर अमेरिका में ब्याज दरों में कमी सितंबर तक टलेगी तो भारत के लिए तो फिर पूरा साल ब्याज दरों में कमी का इंतजार करते हुए बीत जाएगा। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट देखते हैं झटपट में। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने ला नीना की चेतावनी जारी की है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने साल के अंत तक भारत सहित पूरे एशिया में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया मौसम विभाग का कहना है कि ला नीना की वजह से प्रशांत महासागर में मौसमी परिवर्तन की वजह से भारी बारिश होने और बाढ़ आने की भी आशंका है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज अब घरेलू एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रही है। ऑपरेशन शुरू करने के 1.5 साल बाद घरेलू एफएमसीजी में अपनी पहुंच तेज करते हुए रिलायंस रिटेल की सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगले 5 साल में अपने मर्चेंट बेस को मौजूदा 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ मर्चेंट बेस करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये देश के किराना स्टोर्स के बेस 1.20 करोड़ से 80% से ज़्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान अपना अधिकांश निवेश केवल 27 बड़ी कंपनियों में किया है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इन 27 कंपनियों में 2.9 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस कुल निवेश में से 2.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश केवल 10 कंपनियों में किया गया है। इन 10 कंपनियों में HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर शामिल हैं। भारत के प्रमुख मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। न्यूजीलैंड के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने MDH और एवरेस्ट मसालों की जांच करने का आदेश दिया है। पिछले महीने हांगकांग ने अत्यधिक कीटनाशक होने के चलते MDH और एवरेस्ट के 3 मसालों की बिक्री पर रोक लगाई थी। इसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इन मसालों में मिलावट की जांच शुरू की थी। भारत के खाद्य नियामक भी इसकी जांच कर रहे हैं। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी? इसमें जो एक आंकड़ा महत्वपूर्ण विपुल जी ने आपको बताया, उस पर जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। हम इस पर अलग से भी आपको मनी 9 के सुपर ऐप पर और यूट्यूब पर जानकारी मिलेगी कि भारत में म्यूचुअल फंड निवेश, अधिकांश निवेश सीमित कंपनियों में सीमित है, 27 कंपनियों में सीमित है। अब अगर आप समझदार और चतुर निवेशक हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कई सारे सूत्र ले सकते हैं, क्योंकि जो भारत के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इतने बड़े सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर मिलकर जिन कंपनियों में सबसे ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, वही कंपनियां अगर उनकी आंखों की तार की दुलारी हैं तो आप भी उन कंपनियों के बेस पर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाने का तरीका सीख सकते हैं। हालांकि बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड से के जरिए ही निवेश करें, क्योंकि वो सुरक्षित है और बाजार के उतार चढ़ाव से आपको बचाता है। लेकिन एनालिसिस की दृष्टि से, विश्लेषण की दृष्टि से हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ से निकलता है कि भारतीय बाजार में हों कितनी भी कंपनियां, म्यूचुअल फंड के निवेश का दायरा अभी भी एक छोटे से बास्केट तक ही सीमित है, जहां मैक्सिमम पैसा जा रहा और वहीं से रिटर्न आ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये अंशुमान सर ने बताया यहाँ पर। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो अपने इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
है